ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्याम किशोर शर्मा और हम देख रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। ये हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लेक्चर्स डालेंगे बिल्कुल फ्री आपके लिए, ताकि आप 11th-12th के साथ-साथ आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी कर सकें। तो हम यहाँ पे आज फिजिक्स शुरू करेंगे और आप फिजिक्स पढ़ेंगे। आप फिजिक्स कहीं भी पढ़ते हो, पटना में, दिल्ली में, कोटा में या कहीं भी, किसी से भी, ऑनलाइन ही क्यों नहीं पढ़ते हो, उससे बढ़िया फिजिक्स हम आपको पढ़ाएँगे और एक एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएँगे, कहानी जैसा, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एकदम समझ में आए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो बेस्ट फ्री फिजिक्स, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग कंसेप्चुअल, आप वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फिजिक्स। तो बेसिकली है क्या फिजिक्स? सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स? तो फिजिक्स इज डिफाइंड एज ए नेचुरल साइंस। तो अब नेचुरल साइंस क्या है या साइंस क्या है? तो साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी क्या है? जैसे हम वॉक करते हैं तो हमने एक कदम रखा, नेक्स्ट कदम क्या है? ऑब्वियस होता है, एकदम अपने आप आता है। यदि हम एक ही कदम को बार बार रखते जाएंगे तो बढ़िया वाला स्ट्रेचिंग हो जाएगा। तो जैसे वॉकिंग सिस्टमेटिक होता है, एक कदम के बाद दूसरा कदम आता है, वैसे ही स्टडी भी सिस्टमेटिक होना चाहिए कि एक चैप्टर के बाद, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक ऑब्वियसली आए, अपने आप आए कि अच्छा ये पढ़ लिया, इसके बाद ये वाला सवाल है तो इस, या ये वाला टॉपिक है तो ये ऑब्वियस है। तो जब हम ऐसे किसी चीज को पढ़ते हैं कि व्हेन द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, तो हम उसको साइंस कहते हैं। तो फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस, और साइंस को हमने समझा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो अब साइंस में कितने तरीके? नेचुरल साइंस में बार बार क्या कह रहा हूँ कि व्हाट इज नेचुरल साइंस, ऐसे कह रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है? मतलब साइंस दो तीन तरीके का है क्या? तो ये भी देखते हैं। तो साइंस को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला है नेचुरल साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड और अर्थ साइंसेस पढ़ते हैं। फिजिक्स, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस पढ़ते हैं। दूसरा है सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसको सोशल साइंस कहते हैं। उसको सोशल स्टडीज भी कहते हैं जिसको। ठीक है। और तीसरा है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में मैथ आता है, लॉजिक आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है। तो बेसिकली साइंस तीन पार्ट में बटा है: नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस। और फिर नेचुरल साइंस में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे। तो अब फिजिक्स को फिर से डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ मास एंड चार्ज। उसको जब एटम, मैटर मैटर को जब हम सेग्रीगेट करेंगे तो एटम आएगा, एटम में मास होगा और चार्ज होगा, दो चीजें होंगी। तो खैर, तो जब हम कहेंगे कि मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और उसके मैटर को और उसके कंस्टिट्यूएंट को स्टडी करेंगे, तो बेसिकली ये होगा एटॉमिक फिजिक्स या नेचुरल मॉडर्न फिजिक्स जिसको कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो सेकंड चीज स्टडी करते हैं हम कि जो मैटर है उसको बॉडीज भी कहेंगे, उसका मोशन और उसका बिहेवियर क्या है इन ए स्पेस और टाइम। कि एक स्पेस में विथ टाइम क्या उसका मोशन और बिहेवियर है, उसकी स्टडी को करेंगे। तो फिजिक्स इज डिफाइंड एज मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, एंड मोशन एंड बिहेवियर ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेस और टाइम। ठीक है जी। तो बेसिकली अब कर क्या रहे हैं फिजिक्स में, हो क्या रहा है, हम मतलब पढ़ क्यों रहे हैं, नहीं पढ़ें क्या? मतलब पढ़ना क्यों है? तो फिजिक्स हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें कि यूनिवर्स का बिहेवियर क्या है, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है 10th तक, बेसिकली वो साइंस पढ़ा है, वो डे टू डे साइंस है या ऐसे करके पढ़ा है। उसमें पहली बार हम लोग 11th में आके फिजिक्स करके एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, काइंड ऑफ स्पेशलाइज होने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे हम यदि फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमने कहा कि मोशन और बिहेवियर है। तो फर्स्ट चीज क्या आती है किसी भी चीज की स्टडी का? फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके माथे पे सेव गिरा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेव गिरा। तो देन नेक्स्ट सवाल आया कि क्यों गिरा? वो हवा में ही क्यों नहीं रह गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या कुछ और क्यों नहीं हुआ, वो नीचे ही क्यों गिरा? सेम गोज फॉर एवरीथिंग कि अब
जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? यदि हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे पंखा रोटेट हो रहा है, या कोई आवाज़ आती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं या वीडियो ये देख रहे हैं, तो ये क्यों है? तो ये क्या, द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट्स विथ सिंपल ऑब्जर्वेशन, कि हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये है। उसके बाद सवाल आया क्यों है और कैसे है और कितना है? तो जब सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात हुई, जैसे अब ये एटम है, उसमें बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, या ये सन का मोशन है, प्लैनेटरी मोशन है सन एंड अर्थ का और मून का, या पेंडुलम का मोशन है। तो ये क्या एक फिजिकल फेनोमेनन है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश हुई, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हुई। ये थ्रू हाइपोथेसिस हुई, किसी ने थ्योरी दे दिया और उसको मान लिया गया है वो सच है। फिर थ्रू एक्सपेरिमेंट हुई, कि जो भी थियरी है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, और थ्रू एम्पेरिकल फार्मूलाज भी हुई, कि किसी ने एम्पेरिकली कुछ कैलकुलेट करके और कुछ भी गेस वर्क करके या जैसे भी एक थियरी दिया और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली या जैसे भी वेरीफाई किया। तो हम देखेंगे जैसे-जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते चलेंगे आगे, तो देखेंगे किसी ने एक थ्योरी दी, वो आइदर इनकम्प्लीट थी या गलत थी, सही भी थी, तो उसको इम्प्रूव किया गया। जैसे-जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे-जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, करेक्शन भी आया। तो जैसे फिज़िक्स में, साइंस में नथिंग इज़ फाइनल, नो ऑथोरिटी इज़ फाइनल, इट्स ऑलवेज़ अबाउट कि कंटीन्यूअस इवोल्यूशन। हमने एक चीज़ पढ़ा, उसको समझा, फिर उसको और पढ़ा, तो और समझा, तो वो हमेशा इवॉल्व करता रहता है। ठीक है जी? तो बेसिकली चल क्या रहा है, होता कैसे है ये स्टडी, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फिजिकल इवेंट है, उसको हमने अंडरस्टैंड किया, देखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद क्या, जब हमने किसी चीज को देखा, किसी चीज को अंडरस्टैंड किया, तो उसमें क्या है, उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज क्या है। जैसे हमने कोई भी चीज देखा, पहली बार देखा या ऑब्जर्व किया, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है। तो ह्यूमन टेंडेंसी इज टू नो मोर, और टू नो मोर कैसे नो मोर, तो वी ट्राई टू मेजर समथिंग, नो अबाउट इट। तो जैसे कोई यहाँ से हमने देखा कि जैसे ये स्क्रीन है हमारा, तो कितना लंबा स्क्रीन है, कितना चौड़ा स्क्रीन है, या इसका डायगोनल कितना है। तो ये ऑब्वियस सी क्वेरी आई कि ये क्या है, कितना लंबा, या उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमने तय किए। तो उन पैरामीटर्स को हमने मेजर किया। तो फर्स्ट चीज ऑब्जर्व किया, सेकंड चीज हमने मेजर किया। मेजर कब किया, जब पैरामीटर्स अंडरस्टैंड किए, उसके बाद जो मेजरमेंट आ गई हमारे पास, तो हमने उसको एनालाइज किया डाटा को, कि हमारे पास जो भी डाटा है उसका क्या मतलब बनता है, उसे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम एक एक सीक्वेंस में, एक तरीके से, एक पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं क्या, एक पैटर्न में उसको समझ सकते हैं क्या। तो ये डाटा एनालाइज किया, और जब डाटा एनालाइज किया, तो उसके उस डाटा के एनालिसिस के आधार पे हमने जो अपना इवेंट था, जो हमने देखा था, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और यदि वो इवेंट एक्सप्लेन हो गया, तो दैट इज वेल एंड गुड, या नहीं तो फिर से इवेंट को थोड़ा और मैन्युटली ऑब्जर्व किया, फिर से पैरामीटर आइडेंटिफाई किया और फिर से मेजरमेंट किया। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है जी? तो हमने कहा कि हमने किसी भी चीज को देखा, पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने, हमारी जिज्ञासा हुई कि इसके बारे में और जाने। तो यहाँ से 2-3 सवाल सामने आता है। जैसे हमने किसी भी चीज़ को देखा, तो नेक्स्ट है कि हम पैरामीटर्स क्या आइडेंटिफ़ाई करें। पहले क्या पैरामीटर्स आइडेंटिफ़ाई करें, और यदि पैरामीटर्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए, तो उसको मेज़र कैसे करें। तो यहाँ से हमारा फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू। पहले हम पहले सवाल को देखते हैं कि क्या पैरामीटर्स आइडेंटिफ़ाई करें। तो पैरामीटर्स आइडेंटिफ़ाई करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि उसका मेजरमेंट होना पॉसिबल होना चाहिए। तो और उस चीज़ को, जो पैरामीटर्स हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हो जाता है, लेकिन वो पैरामीटर उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो एनीवे, तो जो भी एक मेजरेबल या मेजर्ड फिज़िकल क्वांटिटी है, जिसको हम थ्रू ए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं,
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ फिजिकल फेनोमेनन, तो जैसे कोई फिजिकल फेनोमेनन है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कोई पैरामीटर आइडेंटिफाई किया और उसको मेजर किया। तो यदि कोई ऐसा पैरामीटर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू ए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन और एन इवेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि कोई ऐसी चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो क्योंकि जब हम मेजर कर पा रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन देखते हैं, या कहीं कहीं इसको फेज कहते हैं। तो अब एक कहानी सुनाते हैं आपको, रियल लाइफ स्टोरी। जैसे मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो जब हम छोटे थे तो जैसे मेला लगता था तो जाते थे। तो अब मेले में जाके कोई खो सकता है, बिछड़ सकता है, तो उसके लिए बच्चों को, जैसे हम लोग को सिखाया जाता था, पहले तो अपना नाम बताना सीखो, कोई भी पूछेगा तो नाम बताना है। दूसरा, फादर्स नेम बताना सीखो कि आपका आपके पापा का नाम क्या है या बाबा का नाम क्या है, तो ये नाम बताना, ठीक है। और तीसरी चीज घर का है। तो सेम इज द केस फॉर फिजिकल क्वांटिटी। ये खुद का नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, उसका मैग्नीट्यूड उसका खुद का नाम है, एक तरीके से ऐसे समझिए। ये जो यूनिट है वो उसका एक फैमिली नेम हो गया। जैसे हमारे केस में हम पापा का नाम या बाबा का नाम सीखते थे, तो ये जो है यूनिट उसका फैमिली नेम हो गया। और ये जो डायरेक्शन है वो उसका पता है। तो इन तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन होती है। तीनों में से एक भी हो तो फिजिकल क्वांटिटी को हम मान लेते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ तो मेजर कर पा रहे हैं उसके बारे में। तो तीनों होना मस्ट नहीं है, लेकिन तीनों में से किसी एक का होना मस्ट है। यदि तीनों में से कोई एक नहीं है तो उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरी चीज हम क्या मेजर करते हैं? दूसरी चीज हम मेजर नहीं करते, हमें यूनिट होता है। बेसिकली एक फैमिली नेम है, या एक तरीके से समझिए कि जो हमने मैग्नीट्यूड लिया वो किस स्केल पे लिया, उसका मैग्नीट्यूड को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं कि मानते हैं कोई वैल्यू 10 है, 10 क्या, मैं 10 कदम चलूं, 10 मीटर चलूं, 10 किलोमीटर चलूं, है ना, 10 रोटियां खानी है, या 10 गुना 10 दर्जन रोटियां खानी है। तो ये हमारा यूनिट है। यूनिट मतलब स्केल ऑन विच वी आर मेजरिंग, इसको अभी यूनिट को ऐसे समझते हैं। और तीसरा है डायरेक्शन या फेज। फेज भी कहीं कहीं कहेंगे इसको, देखेंगे कब कहेंगे। तो ये डायरेक्शन एडिशनल क्वालिफिकेशन है, किसी भी क्वालिफिकेशन मतलब एडिशनल डाटा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो वेल एंड गुड, उसको शाबाशी मिलेगी, उसको अलग नाम से जानेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ फिर से मैग्नीट्यूड पे आते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है। और बाकी ये जो है यूनिट और डायरेक्शन या फेज, ये क्वालिटी बता रहे हैं। इन तीनों को मिलके हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो हमने याद कीजिए कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी। हमने शुरुआत क्या था कि हमने फिजिक्स को डिफाइन किया, और फिजिक्स में कोई भी इवेंट हो रहा है, यूनिवर्स, फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स अपने आप में हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन ने बताया कि सेव नीचे गिरेगा, ग्रेविटी लगती है इसलिए उसके बाद ही सेव नीचे गिरना शुरू हुआ। सेव ऑलरेडी नीचे गिर रहा था उनके पहले से भी, है ना। अब जैसे अर्थ और सन रोटेट कर रहा है, तो वो शुरू से कर रहा है, मतलब जन्म जन्मांतर से कर रहा है ना। जो इन्फिनाइट टाइम है उस समय से कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने थियरी दी कि ऐसे
रोटेट करता है और उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है, तो उसकी वजह से कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो इवेंट ऑलरेडी हो रहा है और हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसके लिए हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए, जिसको हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी कहा। तो अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके का होता है? सबने पढ़ा है वेक्टर और स्केलर, या स्केलर और वेक्टर। वेल, फिजिकल क्वांटिटी और भी डिफरेंट तरह के होते हैं और वो सारे हमें पढ़ने हैं, है ना। जैसे कि जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, वो वाली बात है। वेक्टर और स्केलर ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं ड्यू टू देयर मेन स्ट्रीम यूज, है ना। तो हम देखेंगे टोटल कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो रेशियो है। अब रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब कोई भी सिमिलर चीज़ है, जैसे लेंथ बाय लेंथ है। हमने कहीं मेजर किया लेंथ बाय लेंथ को, या कहीं वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड को मेजर किया, तो उनका दो सिमिलर क्वांटिटी का जब रेशियो समझते हैं ना, ए बाई बी, जो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, वो जब कहीं हम मेजर कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ है रेशियो। ठीक है जी। दो सिमिलर क्वांटिटी का अनुपात, रेशियो अनुपात एक ही चीज़ है ना। तो सबसे पहली बात, चूंकि दो सिमिलर क्वांटिटी हैं, तो इनमें यूनिट नहीं होगा, मतलब अब वो कैंसल आउट हो जाता है यूनिट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक मिनट जी, मेरा हाथ टच कर रहा है। तो ये डेल्टा एल बाई एल लिया हमने, ये स्ट्रेन कहा। एक मिनट, एस टी आर ए। तो मेरा राइटिंग एकदम से बहुत बढ़िया है, तो एकदम बगुले का टांग जैसा, तो थोड़ा बर्दाश्त करना राइटिंग के लिए। और मैं भी लाइटिंग वगैरह भी। और हाँ, मैं थोड़ा कैमरा शाई हूँ, तो एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि मैं हकला रहा हूँ, तो समझ जाना कि मतलब मुझे पता चल गया कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो बाकी मतलब ठीक है, समझदार हो तुम लोग, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। ओके। तो सबसे हमने रेशियो को पढ़ना शुरू किया था, तो रेशियो क्या होगा? सिमिलर क्वांटिटी का डिवीजन होगा बेसिकली। तो डिवीजन होगा तो उनके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली ये यूनिट लेस होगा। ठीक है जी। तो हम स्ट्रेन पढ़े थे, इसका भी यूनिट मीटर में मानते हैं, मेजर करते हैं, और ये भी मीटर में। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस हो गया। तो वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रेशियोज के एग्जाम्पल हैं, इनका यूनिट नहीं होता। ठीक है जी। और हाँ, मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ उस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक वैल्यू आ जाएगी, है ना, सिमिलर क्वांटिटीज होंगी तो। नहीं तो वो कुछ, या यदि जैसे डेल्टा एल है, यदि डेल्टा एल जीरो है तो जीरो, इवन जीरो इज ए मैग्नीट्यूड। वो पता है, मतलब कुछ तो वैल्यू है, उसकी वैल्यू जीरो है ना। तो इवन जीरो इज ए मैग्नीट्यूड। और अब अब ये स्केलर नहीं है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो बहुत लोग बता देते हैं कि ये स्केलर हो गया, ये बहुत गलत बात है। ये दीज आर नॉट स्केलर्स। ठीक है। और इनका एडिशन वगैरह का कोई लॉ डिफाइंड नहीं है भैया, है ना। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉ या कोई वेक्टर लॉ या कोई लॉ फॉलो नहीं करते हैं, कोई अलजेब्रिक लॉ ये फॉलो नहीं करते हैं एडिशन के लिए। इनके लिए स्पेसिफिक हर हर केस के लिए कोई जनरलाइज्ड लॉ नहीं, हर केस के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग उनको देखते हैं कैसे, क्योंकि ये एट टाइम्स मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो एक यूनिफाइड लॉ नहीं है इनको, इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन और इनके मैथमेटिक्स के लिए एक यूनिफाइड नियम नहीं है। ठीक है जी। तो ये पहली क्वांटिटी हमारी रेशियोज हो गई। दूसरी क्वांटिटी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, स्केलर। स्केलर में क्या है? मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, इनके पास यूनिट भी रहेगा। सबसे बड़ी बात, सब जगह कहते हैं स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। मैं कहता हूं कि स्केलर के पास डायरेक्शन हो सकता है, मे हैव डायरेक्शन, हो सकता है इसके पास डायरेक्शन भी हो और स्केलर हो। ठीक है जी। और एग्जाम्पल मैं पहले ही बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। एक बहुत पॉपुलर सर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट टेंसर है। नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। ऑफ कोर्स वो टेंसर भी है, लेकिन जब एक छोटा सा यूनिट है हमको डिफाइन करने के लिए, वो कहते हैं ना, जहाँ काम आवे सुई क्या करी तलवारी। तो जब हमारे पास एक छोटा ही उसको स्पेशलाइज्ड तरीका है उसको बताने के लिए, तो हम उसको एक
लार्जर पर्सपेक्टिव में क्यों देखें, है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा टेंसर नहीं है, स्केलर है। टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, लेंथ, ये कुछ वर्क, एनर्जी, ये कुछ और स्केलर क्वांटिटीज हैं और इनका एडिशन अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक मतलब क्या? 2 + 3 = 5, ये अलजेब्रिक है। मतलब जैसे गणित में सिंपल है, जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, मैं तो पहली क्लास से ही पढ़ रहा हूँ, तो कुछ लोग नर्सरी से भी पढ़ते हैं, तो जब नर्सरी से पढ़ रहे हो ना, जो जैसे ऐड करते आ रहे हो ना, वैसे ऐड करते हैं, तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एडिशन। जैसे नंबर्स ऐड होते हैं, 2 + 3 5, 3 + 4 7। ये इसलिए बता दिया कि 3 + 4 बड़ा यूज होता है फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स में 3 + 4 बहुत यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वांटिटी सबसे पॉपुलर, वेक्टर। मतलब यदि फिजिक्स पढ़ोगे तो आगे आने वाले दिनों तक, जब तक फिजिक्स पढ़ना बंद नहीं करोगे तब तक ये चीज साथ नहीं छोड़ेगी, है ना? ये एकदम मतलब परछाई है फिजिक्स में, वेक्टर। इसके बिना फिजिक्स समझ नहीं सकते, फिजिक्स की कल्पना पॉसिबल नहीं है। तो अब इस परछाई को देखते हैं, तो इनमें यूनिट होगा, मतलब ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड होगा, कुछ मेजर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है, और इनमें मैंडेटरी डायरेक्शन है। इनमें डायरेक्शन का होना मैंडेटरी है। यदि डायरेक्शन नहीं है तो फिर से उधर चले जाएंगे, हम स्केलर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। और ये फॉलो करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है बेसिकली एक पाइथागोरस थ्योरम है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में डिफाइंड होता है और कहते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनका स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ठीक है। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वो एक तरीके से यूटिलिटी फॉर्म है इनका, पाइथागोरस थ्योरम का। वो नई बोतल में पुरानी शराब करके हम देखेंगे ये क्यों है, कैसे। मैं कह रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम को ही हमने यूज कर लिया है एक तरीके से। और और यहाँ पे हम मानते हैं कि ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो ये वैल्यू 5 हो जाती है। ठीक है। तो जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये 3 + 4, मतलब अब हमने यहाँ पे वेक्टर मान दिया अभी अब। ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखेंगे जब हम वेक्टर स्पेशली पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्यों है। अभी के लिए ये मानते हैं कि ये जो है ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, और ट्रायंगल लॉ बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। उसी को एक पाइथागोरस थ्योरम का एक यूटिलिटी फॉर्म है जिसको हम लोग वेक्टर एडिशन के लिए यूज करते हैं। और जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही, पाइथागोरस थ्योरम ही है, उसी का एक यूटिलिटी फॉर्म है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वांटिटी है फेजर। इसका एग्जांपल है एसी करंट, एसी वोल्टेज। बेसिकली इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा। बेसिकली उसमें जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी वाई है, तो एक उसका मानते हैं कि साइन ओमेगा टी, ऐसे मान लिया हमने। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मैथमेटिकल फंक्शन है साइन का। इसमें मतलब उस जो मैथमेटिकल फंक्शन है साइन, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन, उसमें उसका फंक्शन है। तो अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जैसे साइन या कॉस आ गया तो हम इस चीज को एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज को एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ट्रायंगल में फिर इनका जो डायरेक्शन के वजह फेज होता है। फेज को क्या कहते हैं? फेज को मतलब किसी एक एंगल से ये मानते हैं ये थीटा है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की जगह फेज होगा, और ये जो मतलब एकदम स्पेशलाइज्ड ये फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करने की वजह से इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इनमें एंगल की जरूरत है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में या चूंकि सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका सेंटर लेंगे, और सेंटर लेंगे, सेंटर का एक्सिस लेंगे, एक्सिस से एक एंगल में हम इनको दिखा सकते हैं कि भैया ये इस सर्कल में इस एक्सिस से इतने एंगल पे है। ठीक है जी।
और इसका एग्जांपल है एसी वोल्टेज, एसी करंट और भी जो भी वेव इक्वेशन है वो सब फेजर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, यूनिट भी होगा इसमें ऑफ कोर्स। यदि कोई वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस रेशियो है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो नहीं है वो, तो उसमें यूनिट होगा। यदि डिसिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होगा तो उसमें यूनिट होगा, सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो में यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर जैसे हम वेव इक्वेशन पढ़ेंगे आगे चल के, एक वेव होता है जो ऐसे 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 चलता है। मतलब मान लीजिए कि आपने पानी में पत्थर मार दिया तो वो देखते हैं तरंग बनते जाता है ना, वेव को तरंग कहते हैं हिंदी में। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये एक इक्वेशन है, आप लोग नाइन्थ टेंथ में भी पढ़े होंगे, ये वेव का इक्वेशन है। मतलब इतना तो पढ़ा ही देते हैं कि वेव का इक्वेशन है। यदि नहीं पढ़े हो तो समझो कि ये कुछ जैसे पानी में पत्थर मारोगे तो वो जो तरंग ऐसे बनता है, तो वो उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा टी है। पहली बात तो समझिए कि इसको अलग अलग ये एज ए होल, ये क्वांटिटी एज ए होल क्या है? एंगल है। साइन के साथ यदि कोई क्वांटिटी है तो वो एंगल है। ठीक है, और एंगल में अ, उसका यूनिट रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो ये तो टाइम है, और यहाँ पे एक्स क्या है? डिस्टेंस है। तो ये तो गजब बात होगी, ये एंगल में होना चाहिए और ये डिस्टेंस और टाइम हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे ये के है, ये ओमेगा है, तो जैसे ये के है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, एक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि एक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है सो दैट वो एक एंगल का टर्म ले सके। ठीक है, तो इसलिए के को यहाँ कन्वर्जन फैक्टर कहेंगे। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी भी देखेंगे हम लोग, चलेंगे आगे। तो कन्वर्जन फैक्टर में हमारे पास यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और ये स्केलर नहीं, ये भी स्केलर नहीं है, इनको स्केलर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अगेन के जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो इनका और एडिशन और डिलीशन जो है स्पेसिफिक लॉ होगा कुछ के हिसाब से, मतलब केस टू पैटर्न, केस टू केस बेसिस से। आखिरी क्वांटिटी जो है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंसर होता है। कहीं कहीं नाम लिखा रहता है इसलिए हम भी लिख दिए, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब आप इंजीनियरिंग पूरा पढ़ लीजिएगा ना, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ लिया ना, तब भी आपको टेंसर शायद सुनने को नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद फिजिक्स ही ना पढ़ने लगे इंजीनियरिंग में जाके, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो शायद आपको टेंसर पढ़ने को मिलेगा। मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेंसर नहीं पढ़ना था, इतना बता सकता हूँ। तो ये भैया आउट ऑफ सिलेबस है, सबसे बड़ी बात है, आउट ऑफ सिलेबस है तो टेंशन खत्म। टेंसर मतलब टेंशन, देखिए टेन, ऐसे ही होता है टेंशन का स्पेलिंग, हाँ। या फिर इसको टेन, माथा वाला सर, ऐसे लिखते हैं सर, टेंसर 10 माथा चाहिए इसको समझने के लिए, लोग ऐसे कहते हैं ना। तो टेंसर मतलब टेंशन है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। उसके लिए रीजन है, क्योंकि ये पूरा एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट डिफाइन करते हैं, मोरेन की वैल्यू होती है, उसमें फिर रैंक डिफाइन करते हैं, प्लस एन को रैंक बताते हैं, और फिर चूंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अल्टीमेटली टेंसर है। जिनका रैंक 0 होता है उसको स्केलर कहते हैं, 1 से 4 वाले को वेक्टर कहते हैं। जो काम की बात है कि इनका जो वैल्यू है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मतलब एक ही क्वांटिटी की का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं हो सकती, डिफरेंट 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 डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है डेंसिटी, एक बड़ी फेमस किताब है, मैं भी उस किताब को पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा, बढ़िया किताब लिखा है उन्होंने, ऋषि पांडे जी ने। उन्होंने डेंसिटी को लिखा हुआ है स्केलर, डेंसिटी स्केलर उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्ट्रेस कुछ और एग्जांपल है टेंसर का। तो बेसिकली ये 6 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। तो कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हमने? पहला पढ़ा रेशियो, सिमिलर क्वांटिटी का जो डिवीजन है,
जब हम सिमिलर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो आता है रेशियो, फिर आता है स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और साइज डायरेक्शन भी हो सकता है, उसको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। तीसरा है वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों होगा और इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे। ट्रायंगल लॉ समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम है, फिलहाल के लिए समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम है, उसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा फेजर। फेजर स्पेशलाइज्ड वेक्टर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसको ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है ये बेसिकली, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होने की वजह से इसको हम लोग एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चूंकि सर्कल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और सारी चीजें होंगी, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें एंगल होगा, एंगल फ्रॉम एन एक्सिस होगा, तो इसमें एंगल डिफाइन है, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसका एडिशन ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉज के हिसाब से होगा। जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को ऐड करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, वैसे इसको ऐड करेंगे। तो ये चौथी क्वांटिटी होगी। पांचवी क्वांटिटी हमने पढ़ा कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? जैसे कोई वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, जैसे मन करे। तो इसमें क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा एंगल टर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें टी और एक्स दोनों हमारा, एक तो टाइम है और दूसरा डिस्टेंस है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको रेशनलाइज करने के लिए हमने कुछ फैक्टर लगाया, के लगाया, ओमेगा लगाया, जैसे भी जो भी लगाया, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है जी। तो के को वहां पे कन्वर्जन फैक्टर कहेंगे। ओमेगा तो बेसिकली उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब आ जाता है, तो ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, तो इसलिए ओमेगा को कन्वर्जन फैक्टर नहीं कहेंगे, के को कन्वर्जन फैक्टर कहेंगे। और छठा हमने पढ़ा लास्ट में, जो सिलेबस से बाहर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया, नाम जाना उसका, क्योंकि उसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मैट्रिक्स फॉर्म में समझ लीजिए उसको, उसमें कुछ डिफाइन होता है। रैंक कहते हैं जिसको, 0 रैंक हुआ तो स्केलर, 1 से 4 तक वेक्टर, उसके बाद का पता नहीं। ठीक है। तो ये 6 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। तो देखिए बेसिकली क्या था, अब एक बार फिर से कहानी सुनते हैं। हमने क्या देखा, हमने एक इवेंट देखा, इवेंट देख के फिर हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि इसके बारे में जाने। तो क्या जाने, क्या जानने की कोशिश में हमने जाना कि जो भी चीज को जान सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। 6 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब जब हमने पता चल गया, अब हमने ये डिफाइन कर लिया कि हम क्या जाने, हमें क्या मेजर करना है उसके बारे में, जिसको मेजर करना है उसको कहा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सवाल क्या था, व्हाट टू मेजर, व्हाट टू मेजर का आंसर आया कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या आएगा, हाउ टू मेजर। कोई पूछेगा व्हेन टू मेजर, व्हेन टू मेजर भी है उसका आंसर। हम मतलब समझ लीजिए उस समय मेजर करेंगे जब सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो खैर छोड़ दीजिए। सेकंड चीज है हाउ टू मेजर। जब हम इसका जवाब देंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि स्केल में मेजर करेंगे, है ना। हाउ टू मेजर में हमारे पास आंसर आएगा कि किस स्केल में मेजर करें और उस स्केल को कैसे यूज करें, है ना। स्केल का यूज हर जगह नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, मेजरमेंट में, लेंथ मेजरमेंट में स्केल का यूज पढ़ना है। और मे भी जब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो डिवाइसेस है, मेजरिंग डिवाइसेस है, जो वोल्ट मीटर, एम मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारी डिवाइसेस को कैसे यूज करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है उसमें कुछ डिवाइसेस का यूज करना पड़ेंगे, तो वो होगा हाउ टू मेजर। हाउ टू मेजर में ही आएगा वो। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेट ऑफ आंसर है कि व्हाट टू मेजर। फिजिक्स पढ़ने के लिए तो हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू मेजर में हम आएंगे यूनिट। तो व्हाई यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, सबसे पहला सवाल, व्हाई यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब दुनिया खत्म थोड़े हो जाएगी, नहीं है। मतलब जब यूनिट नहीं था तब भी तो दुनिया चल रही थी ना, चल रही थी, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी जितनी आज है। तो वाई यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, यूनिट्स आर रिक्वायर्ड कि जैसे हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें ये चीजें मेजर कर सकते हैं, तो उसको कैसे मेजर करें और किस स्केल पे मेजर करें, तो उस चीज को समझने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ी। अब देखिए जैसे इंडिया का केस कहानी सुनते हैं, है ना। हमने प्रॉमिस किया है कि आपको फिजिक्स एज ए कहानी बताएंगे, एकदम पूरी कहानी जैसी बताएंगे।
ताकि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम चीज़ें सीधा दिमाग में फिट हो जाएँ, है ना? कंठस्थ जिसको बोलते हैं ना वैसा। तो कहानी क्या है, जैसे अब हमारा देश है इंडिया में, जितने लोग हैं ना उतने तरीके के मेजरिंग सिस्टम्स हैं। अब जैसे अब आप लोग देखे नहीं होंगे, गाँव में पहले लोग जैसे चुरहा बोलते थे, वो साड़ियाँ बेचने आते थे। तो वो लोग औरतें क्या करती थी कि हाथ से नाप के साड़ियाँ लेती थी। 5 हाथ है, तो वो साड़ी ठीक है। अब कोई बच्चे का हाथ हो, छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, उसके हाथ से 5 हाथ नाप के साड़ी ले लो तो फिर कमाल हो जाए, है ना? तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ते थे जिनका हाथ लंबा हो कि साड़ी लंबी आएगी। तो ये क्या है, ये एक एक्सेप्टेबल सिस्टम नहीं है ना? और बेचने वाला कहता है कि नहीं भैया मैं तो बच्चे से हाथ हाथ नाप के दूँगा। तो ये क्या है, ये एक एक्सेप्टेबल सिस्टम नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल सिस्टम नहीं हो सकता है। तो यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी, पहली बात कि ईज़ ऑफ मेजरमेंट के लिए। हर किसी का हाथ छोटा-बड़ा हो सकता है। यहाँ प ज़मीन भी कदम से नापते हैं, मतलब हमारी तरफ 1 धूर मतलब 6 कदम इधर, 6 कदम उधर चल दिए तो 1 धूर हो गया भैया। अब किसी का कदम छोटा-बड़ा हो, भगवान ने 3 कदम नाप दिए तो पूरी सृष्टि नाप दी। तो ये तो गलत बात है ना, बेचारे को पाताल जाना पड़ गया। तो ख़ैर, तो ये ईज़ ऑफ मेजरमेंट है कि एक तो नापने में सुविधा हो, कि भैया नाप सकें। दूसरी चीज़ कि यूनिफ़ॉर्मिटी हो, मैं नापूँ, कोई नापे, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ पूरी दुनिया नापे, सेम वैल्यू आए। और ये यूनिफ़ॉर्मिटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी होगी इससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जब किसी चीज़ को मेज़र करने में हमें आसानी होगी और वो ऐसा मेज़रमेंट होगा जिसको हर कोई समझ सकेगा, तो उसको कहेंगे कि अ, वो अंडर उसके लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि ठीक है भैया, अब किसी ने कहा 2 मीटर चलना है, तो आँख बंद करके भी पता है 2 मीटर कितना होता है, 2 किलोमीटर भी पता होता है, ठीक है? अब कोई कह दे यहाँ से 10 लग गया, जैसे वो फेमस चंद बरदाई का जो है ना? 4 बाँस 24 गज उंगुल अष्ट प्रमाण, ताके ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और हमें तो समझ में नहीं आता है 4 बाँस 24 गज पता नहीं क्या-क्या। मुझे तो नहीं पता, मैं तो पता नहीं किधर मार दूँगा तीर, मुझे मारना हो तो, है ना? भगवान का शुक्र है हम पृथ्वीराज चौहान नहीं हैं, नहीं तो गौरी बच ही जाता। एनीवे, तो वो जो सिस्टम है, जो एक इंडिविजुअल मेजरमेंट स्टाइल है या जो एक लोकलाइज्ड मेजरमेंट स्टाइल है, वो बहुत फिजिबल नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, कहानी अगेन, जैसे आप समोसा लेने जाते हैं, दुकान वाले के पास बहुत भीड़ होती है, तो उसको पैसे देते हैं, वो आपको एक टोकन दे देता है। लो भैया ये 2 समोसे का टोकन है। अब वो टोकन लेके पड़ोस वाली दुकान में चले जाओ, मानेगा नहीं। पड़ोस की दुकान वाला मानेगा नहीं कि ये कितने रुपए का है टोकन। लेकिन वही उसके समोसे, जो उसका समोसा डिस्पैच कर रहा होगा उसको दे दो तो वो समझ जाएगा कि अच्छा भैया इनका इतना समोसा बनता है, तो वो दे देगा। तो ये है यूनिट की कहानी कि जब तक यूनिट यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा, सबके लिए एक नहीं होगा, एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसीलिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ी। अब यूनिट जब से जब से इंसान ने देखना समझना शुरू किया, तब से कुछ ना कुछ तरीके से मेज़र कर ही रहा है। तो जो नियरेस्ट यूनिट जो हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं, हमारा कॉलोनियल पास्ट है, तो कॉलोनियल पास्ट में अ, 2 यूनिट चल रहे थे, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश। तो फ्रेंच वाले को सीजीएस कहते हैं, सीजीएस, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ब्रिटिश वाले को एफपीएस कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड। इंडिया में तो खैर हम सब कुछ यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फुट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं-कहीं ये दिक्कत होती थी। वो सेंटीमीटर बोलोगे तो उसको फुट नहीं समझ में आएगा, फुट बोलोगे तो उसको सेंटीमीटर नहीं समझ में आएगा। तो 1971 में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, जिनका काम ही यही है लोगों की मुसीबत बढ़ाना, नई-नई चीज़ें खोज के एक सिस्टम डिफाइन किया। उसको मतलब एक बॉडी है, ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, फ्रेंच संस्था का नाम है। तो यहाँ से एस और यहाँ से आई लेके हो गया एसआई यूनिट। तो ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स का मीटिंग हुआ 1971 में, और इन्होंने कहा कि हम यूनिट को स्टैंडर्डाइज करेंगे, और यूनिट स्टैंडर्डाइज करने के चक्कर में इन्होंने 2 तरीके की यूनिट डिफाइन करी।
एक को कहा फंडामेंटल। फंडामेंटल उसको इसीलिए कहा कि ये यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इन यूनिट को दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है, तो इनको कहा फंडामेंटल। और इसके साथ साथ दो और सप्लीमेंट्री डिफाइन किया, वो ऐसे यूनिट थे कि उनकी जरूरत थी, वो फंडामेंटल नहीं थे, वो बेसिकली रेशियोज कह सकते हैं, रेशियोज हैं, लेकिन उनकी जरूरत है फिजिक्स में, तो उसको एडिशनली सप्लीमेंट्री डिफाइन किया है। बाकी सारी चीजों को कहा कि बाकी सारे यूनिट्स को इन यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उनको डिराइव्ड कहा गया, या ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया, और जिन क्वांटिटीज के लिए डिफाइन किया गया उनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को कहा गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो जिन फिजिकल क्वांटिटी के लिए 7 इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइन किए गए उनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया, और इनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया। तो पहला जो है मेजरमेंट लेंथ है, ठीक है। लेंथ हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर कहा गया, और मीटर को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। दूसरा मास है, मास को किलोग्राम में, उसके SI यूनिट किलोग्राम कहेगी, उसको किलोग्राम को केजी लिखते हैं। टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, एम्पियर को ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है कि मोल, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको फिजिक्स में भी डिफाइन किया गया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अलग अलग नहीं हो जाना चाहिए, तो इसके लिए इसको मोल कहते हैं, इसके एमओएल लिखते हैं, सिर्फ ई हटा देते हैं। और एक लुमिनस इंटेंसिटी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब बल्ब कितना तेज चमक रहा है, इस टाइप से समझ लीजिए। उसको कैंडेला, उसकी यूनिट कैंडेला, और कैंडेला को सीडी। इसको कैडमियम मत पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री वाला कैडमियम पढ़ लेगा, कैंडेला पढ़िएगा, फिजिक्स वाले हो तुम लोग, है ना। केमिस्ट्री वालों कैडमियम पढ़ लेगा, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डिफाइन की गई। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कहा गया, एक को कहा गया प्लेन एंगल, और दूसरे को कहा गया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे एक प्लेन है, जैसे ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें यदि एंगल हम मानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए ऐसे, अब इसमें हम एक एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, थीटा, तो इसको कहा गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को, इसका यूनिट रेडियन है, और इसको RAD लिखते हैं। अब प्लेन एंगल होता क्या है, ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ बटे रेडियस, थीटा इज आर्क लेंथ LENGCH बटे रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रेशियो है, तो इसका यूनिट है, लेकिन इसको रेशियो है, हमने शुरू में फिजिकल क्वांटिटी एक जगह पढ़ा था कि सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होगा तो उसका यूनिट नहीं होगा। स्पेशल केस में इसको मैंने कहा था कि स्पेशल केस में डिफाइन किया गया है सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो में, क्योंकि एंगल मेजर करना बहुत जरूरी है। एंगल मेजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर के केस में, फेजर के केस में फेज बताएगा, तो एंगल का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये तो प्लेन है, लेकिन दुनिया क्या है, प्लेन नहीं है ना, हम लोग 2D यूनिवर्स नहीं है, मतलब दुनिया मल्टीवर्स है ना, जैसे हमारा एक यूनिवर्स है वैसे और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसमें हो क्या पता है, एक प्लेनर मल्टी यूनिवर्स हो जिसमें 2D में ही हो सब कुछ, तो खैर हम तो 3D में हैं भैया। तो हमें एक सॉलिड एंगल डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल मान लीजिए कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है। तो अब इसका एलिमेंट क्या होगा, इसका स्फीयर है, मतलब हॉलो स्फीयर मान लिया इसको, एक हॉलो स्फीयर है। ये बीच में अपने आप कलर चेंज होता है, तो समझ जाना कि ये कुछ मैंने, मतलब एक मिनट जी, पेन थोड़ा स्लो चलता है। ये चलिए पेन का यूज करके देखते हैं, शायद कलर चेंज नहीं होगा। तो ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में मानते हैं कि अब हमने एक
इसमें जो इसका जो एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा, ये इसका एलिमेंट एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या 3 डायमेंशन में ऐसे लेना पड़ेगा। एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। एक 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 स्फीयर फिर से खूबसूरत सा स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा, तो यहाँ से अब हम एक एंगल ऐसे लेते हैं, ये हॉलो है, तो तो ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा, एरिया ऐसे आएगा, ऐसे। समझ रहे हैं बात का। और हाँ, एक मिनट, कलर 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 कलर, ब्लू 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 ब्लू, देखिए ना, पिंक, ये हो गया ये, समझ रहे हैं। और एक को हमने लिया ग्रीन, और देखिए, अब ये देखिए, अब इसको हम फिर से इसको अलग करके बनाते हैं। हमने एक लिया है ग्रीन, एक लिया है, एक लिया है पिंक, पिंक, एक लिया है येलो, और एक लिया है ब्लू, लिया ब्लू, और उन सबको कनेक्ट किया है येलो से। ठीक है जी। ठीक है, और अब हम इसका सरफेस फिल करते हैं। सरफेस हम ब्लैक से फिल करते हैं। अब ये देखिए, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको जो ब्लैक में है, बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो आ, इस वाले कलर को यूज करते हैं। तो ये जो अपना है, ये ये एंगल जो है वो सॉलिड एंगल है, वो 3 डायमेंशनल एंगल है। उस 3 डायमेंशनल एंगल को निकालते हैं, तो मानते हैं इसका एरिया डेल्टा ए है, छोटा, बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, तो डेल्टा ए बाई आर का स्क्वायर। तो ये भी इसका डेल्टा ए बाई आर का स्क्वायर, डेल्टा ए का इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन स्पेशल केस में चूंकि जरूरत है, हमको पढ़ना जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो हमने इसको स्टेरेडियन डिफाइन किया और उसको हमने एस आर से डिनोट किया। तो होना चाहिए था कि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो हो तो यूनिटलेस हो, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। इसको हमने स्पेशली डिफाइन किया है समझने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। इसको स्टेरेडियन कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे, उसको प्लेन एंगल कहेंगे। तो ये 7 और 2 9 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 7 और 2 9 तरीके के यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो हमारा साथ ही है ना। एंगल और सॉलिड एंगल को फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ये भी 2 फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन तो बेसिकली 9 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हुई। इनको हमने फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री माना, और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम सब चीज को इसके टर्म्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हुई, एक तो फंडामेंटल और दूसरा सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल किसको क्या है, उसको क्या है कि जिनको बेसिकली हम इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के टर्म्स में, उनको एक दूसरे के टर्म्स में लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए उनको फंडामेंटल कहा गया। और बाकी 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जो बेसिकली रेशियोज हैं, उनको हमने अपने यूज के लिए डिफाइन किया है, और चूंकि हमारे यूज के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री कहा गया। तो ये 9 तरीके की क्वांटिटी डिफाइन हुई। इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आएंगी वो क्या है, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं तो न्यूटन गायब हो गया। जैसे एटॉमिक रेडियस को हम एंगस्ट्रम या नैनोमीटर में मेजर करते हैं तो एंगस्ट्रम या नैनोमीटर गायब हो गए, वो भी इन यूज है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं।
तो जो फिजिकल क्वांटिटी, जो बाकी सारे जो यूनिट्स हैं, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं, वो ऑलरेडी यूज में हैं, तो उनको इन यूज या प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा गया। और फिर जब उनको प्रैक्टिकल यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखा गया, तो उसको कहा गया ये डिराइव्ड यूनिट है। तो अब समझिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, दूसरा लेते हैं, ये लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है जी। तो अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बटे मास। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और ये केजी हो गया। तो अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्यों जरूरत पड़ा। तो अब न्यूटन पर केजी एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, लेकिन फिर और फिर एक्सेलरेशन को और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे तो एक्सेलरेशन को हजार तरीके से लिखते चलेंगे और वो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। तो इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटी का जरूरत पड़ा कि उसको एक तरीके से जो एम्बिग्यूटी को खत्म करे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, एम्बिग्यूटी को खत्म करे। इस उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई, जो यूनिट डिफाइन किया गया, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट डिफाइन की गई, उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट को अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अगले क्लास में एक मिनट आते हैं यहाँ पे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, किस यूनिट में करते हैं। तो पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, उसके टाइप्स पढ़े, फिर उन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ा। आगे का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में हो सकते हैं 11th 12th के, हम उनको उनको डिराइव करके देखेंगे कि उनका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा। एक तो उनका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा वो देखेंगे, और उनका डिराइव्ड यूनिट कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। हर एक क्वांटिटी का हम लोग लिख के देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है लर्निंग कंसेप्चुअल। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा सिलेबस बात कर लेते हैं लास्ट। सिलेबस कैसे डिफाइन किया गया हमारा, हमारा जो 11th 12th का सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो फिजिक्स की स्टडी करी, फिजिक्स क्या है ये समझने की कोशिश किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके पैरामीटर्स क्या है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी में 6 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, ठीक है। तो पहले जब पैरामीटर पढ़ा, उनको फिजिकल क्वांटिटी का, फिर सवाल आया कि उसको कैसे मेजर करें, और तो मेजरमेंट का तरीका पढ़ा। मेजरमेंट का तरीका पढ़ने के लिए हमने यूनिट पढ़ा, फिर मेजर किया, मेजर करेंगे तो एरर हो सकता है। तो पहला चैप्टर क्या हुआ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है जी। सेकंड चैप्टर हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है, स्केलर और वेक्टर। तो वहां से हमारा सेकंड चैप्टर आया स्केलर और वेक्टर। और फिर थर्ड चैप्टर आएगा, अब हम स्केलर और वेक्टर में जो जो क्वांटिटी पढ़ेंगे, उस क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोशन इन 1D सबसे पहले क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो मोशन इन 1D 2D 3D, जब पूरा मोशन पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे मोशन का कॉज क्या है, तो फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। जब मोशन और फ्रिक्शन सब ये चीजें पढ़ लेंगे, तो फिर वेलोसिटी पढ़ लेंगे। जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो बात आएगी कि एनर्जी क्या है या वर्क डन क्या है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा चैप्टर ऐसे ही प्लान है, और हम ऐसे ही पढ़ेंगे। बड़ा ब्यूटीफुली प्लान किया गया सिलेबस में। हर एक चैप्टर के पीछे एक लॉजिक है। अब एक और लॉजिक बताता हूँ आपको। फिजिक्स शुरू कहाँ से होता है, मैटर से। मैटर क्या है, मेड अप ऑफ एटम है। एटम में क्या है, मास और चार्ज है। तो 11th में हम पढ़ेंगे मास, और 12th में पढ़ेंगे चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करेंगे, वहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ हम मास की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मास की वजह से क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, और इसको हम पढ़ेंगे। आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया फिजिक्स बेहतर तरीके से एकदम कहानी की तरह आपको बताएंगे, ताकि आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए।
उसको मतलब बस वो कंठाग्र हो जाए आपके एकदम दिमाग में चला जाए कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें। हाँ, बस गाना गाने के लिए मत बोलना, मैं बहुत बैड सिंगर हूँ, मैं गाना नहीं गाऊँगा, मैं गाना नहीं गाता हूँ। गाना सुनने के लिए कहीं और सुन लेना, फिज़िक्स पढ़ने के लिए मैं पढ़ा दूँगा। तो इसी के साथ-साथ आज क्लास खत्म करते हैं, देखते हैं आपको अगली क्लास में। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कंसेप्चुअल लर्निंग। हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और नीट वालों के लिए बायोलॉजी की फैकल्टीज़ भी लाएँ, वो भी कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। तो जुड़े रहिए कंसेप्चुअल लर्निंग से और सीखते रहिए कंसेप्चुअली। थैंक यू।